इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। आज 25 अक्टूबर है और रात के 2:15 बज गए जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करके अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग एडजस्टमेंट के इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं उनके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास जिस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा वो इस तरह से हो सकता है। एक आपके पास ये बॉक्स बना हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू होता है, एक्सपेंस होता है, नेट इनकम। बैलेंस शीट के ऊपर एसेट्स और लायबिलिटीज़, और फिर तीसरा हमारे पास आ गया जी उसी में ओनर्स इक्विटी। इन तीनों पे हम उसका इफ़ेक्ट देखेंगे और इनको क्योंकि हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज़ का इफ़ेक्ट देखना है इन तीनों पे, नेट इनकम के ऊपर, इनकम स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट पे और ओनर इक्विटी पे, इसलिए मैंने इन तीनों स्टेटमेंट्स को आपके सामने बना छोड़ दिया। मैं 1 मिनट में कोशिश करूंगा कि इन तीनों को रैप अप करके इनका शॉर्ट टेस्ट इंट्रोडक्शन दे दूं, जिसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो फिर आपके पास किसी भी तरह का सवाल आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। तो मैं आपको बताता हूँ, जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर पहले रेवेन्यूज़ लिखे जाते हैं, जो आमदनी जो बिज़नेस कमाता है, जो पैसे कमाता है, रेवेन्यू वो लिखे जाते हैं, और उसके बाद लिखे जाते हैं एक्सपेंसेस जो अखराजात होते हैं। रेवेन्यूज़ में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है नेट इनकम जो बिज़नेस ने कमाया। आमदनियों में से अखराजात को माइनस कर देते हैं तो नीचे कमाई आ जाती है, दैट इज़ अवर इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2 पे स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी के अंदर हमारे पास एक कैपिटल गिवन होता है। कैपिटल में हम लोग जो पहले का अनएडजस्टेड होता है उसमें हम लोग नेट इनकम को जो इधर निकाली थी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वही नेट इनकम, ये वाली अमाउंट जैसे 38,500 है, इसी को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर, और फिर ड्राइंग्स को माइनस करके जो हमारे पास जवाब आ जाता है दैट इज़ फाइनल ओवर ओनर इक्विटी। फिर हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में एक तरफ हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी आ जाता है। ये चीज़ें हैं और अब हम इसको शुरू करते हैं। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, ये कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुई आपकी पहले, तो आप फिर पिछले लेक्चर्स को भी लें। शुरू करते हैं। इसमें ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर हम इनको भी कर लें, 4 कॉन्सेप्ट्स को, तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सवाल के अंदर गिवन है एसेट्स टू एक्सपेंसेस, जब शिफ्टिंग होती है हम चेंज करते हैं एसेट्स में से एक्सपेंसेस को एडजस्टमेंट करते हैं, तब उसका क्या इफेक्ट आएगा। इसी तरह लायबिलिटी से रेवेन्यू में जब चेंज करते हैं एडजस्टिंग एंट्री पास करके, तब क्या इफेक्ट आएगा, एंड सो ऑन। पहले हमने एसेट्स टू एक्सपेंसेस की एंट्री मैंने पास की ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये है क्या। एसेट्स टू एक्सपेंसेस ये है कि हमने एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया और एक एसेट को डिक्रीज़ किया। तो यहाँ पे एसेट्स टू एक्सपेंसेस यानी एसेट्स को शिफ्ट कर रहे हैं एक्सपेंसेस के अंदर। एसेट्स कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और ये एक एक्सपेंस है जो कि बढ़ रहा है डेफिनेटली। और प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है, वो रिड्यूस हो रहा है। एसेट जब बढ़ता है डेबिट होता है, जब क्रेडिट हो रहा हो तो मतलब है कम हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो हम लोगों का एसेट जो है वो क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है। एसेट जब बढ़ता है डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। फिर हमारे पास आ गया ये लायबिलिटीज़ टू रेवेन्यू। जब आप शिफ्ट करते हैं तब क्या हो रहा होता है, तब आप अनअर्न सर्विस रेवेन्यू को डेबिट करते हैं। दिस इज़ आवर लायबिलिटी। ये एक लायबिलिटी थी जो कि रिड्यूस हो रही है क्योंकि हम इसको डेबिट कर रहे हैं। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब कम होती है तो डेबिट हो रही होती है। हमने इसको डेबिट किया, अनअर्न को जब डेबिट कर रहे हैं इसका मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। वैसे भी लिखा हुआ है लायबिलिटीज़ टू रेवेन्यू, इसका मतलब लायबिलिटी से निकाल के रेवेन्यूज़ में, लायबिलिटी में कमी और रेवेन्यू में इजाफा। तो ये देखिए ये रेवेन्यू है, क्रेडिट है, बढ़ रहा है। अवर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ क्रेडिटेड, इसलिए इसको क्रेडिट किया है। एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस का सिंपल मतलब ये है, एक्रूड का मतलब जिसकी पेमेंट नहीं हुई। एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस यानी जिनकी पेमेंट नहीं हुई, वो सिंपली एक्सपेंस डेबिट होता है। रेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, वी नो दैट। एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ रहा है यहाँ। रेंट पेएबल का लफ्ज़ भी आ गया, वैसे भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारा जो है वो क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ क्रेडिटेड, इसलिए ये क्रेडिट है। रेंट पेएबल जहाँ भी आ जाए वो लायबिलिटी होती है, बिजनेस की जिम्मेदारी है। एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू जो हमने कमा तो लिया है, हमने सर्विसेज तो दे दी हैं लेकिन पैसे मिले नहीं हैं। देखिए रेवेन्यू वैसे ही क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट कर दिया। दिस इज अवर रेवेन्यू विच इज़ इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ क्रेडिटेड। और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल यानी ये पैसे हमने लेने, तो ये हमारा एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, ये हमारा एसेट है जो कि बढ़ रहा है, इसलिए ये डेबिट है। ये मेन चीज़ें। वैसे भी हम लोगों ने कहा था
कि दो ही चीज़ें हैं, जब भी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर एक्सपेंस की एंट्री आती है आप एक्सपेंस को डेबिट कर दें। एक ये एंट्री है एक्सपेंस की, इसमें भी हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ऊपर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ना, और दूसरी एंट्री ये है एक्सपेंसेस की, इसमें भी हम लोगों ने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है, ठीक है जी। और दूसरी हमारी रेवेन्यू की एंट्री है, और रेवेन्यू की एंट्रीज के अंदर हम लोगों ने रेवेन्यू क्योंकि क्रेडिट होता है, इसमें भी हम लोगों ने रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया है, और इसके अंदर भी, इसमें भी रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। ये चीज़ है, हमने कहा था एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस की जब भी एंट्री आएगी आप उसको डेबिट कर दें, हमने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट या तो प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा और या फिर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। पेबल लायबिलिटी या प्रीपेड एसेट है, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू की जब भी एंट्री आएगी हम रेवेन्यू को क्रेडिट कर देते हैं, यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है। और अगर पैसे हम लोगों ने एडवांस में ले रखे थे, लायबिलिटी कम हो रही है तो अनअर्न डेबिट हो जाएगा, और अगर अभी पैसे लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ये हमारे पास मेन चीज़ें थी। अब हम शुरू करते हैं इसमें पहला इफेक्ट, एसेट्स टू एक्सपेंसेस। जब आप एसेट्स से एक्सपेंसेस में शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है, देखिए रेंट एक्सपेंस, एसेट्स टू एक्सपेंसेस, यानी एसेट कम हो रहा है और वहाँ से बैलेंस कहाँ जा रहा है, एक्सपेंसेस के अंदर। एसेट कम हो रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। देखें जब एसेट्स टू एक्सपेंसेस, इसमें रेवेन्यू तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट का रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट पे क्या असर पड़ेगा, रेवेन्यूज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेंज तो एसेट्स और एक्सपेंसेस में आ रहा है ना, तो रेवेन्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो इफेक्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सपेंस या एसेट नहीं लिखा हुआ। जब यहाँ पे कोई एक्सपेंस या एसेट नहीं लिखा हुआ तो फिर डेफिनेटली इस पे कोई असर नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। आगे हम बात करते हैं तो एसेट्स टू एक्सपेंसेस। देखें एक्सपेंसेस पे क्या असर पड़ेगा, डेफिनेटली एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे ये वाले एक्सपेंसेस जो हैं ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को भी लिखते होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंस के अंदर इंक्रीज है जी, ठीक है जी। एसेट्स टू एक्सपेंसेस, एसेट्स में से निकाल के एक्सपेंस में डाल रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है जी, नेक्स्ट है जी नेट इनकम के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। देखिए नेट इनकम, जब एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ा, एक्सपेंसेस बढ़ गए। जब आपके अखराजात बढ़ जाएंगे तो आपकी नेट इनकम कम रह जाएगी, आमदनी वही रहेगी, एक्सपेंसेस बढ़ गए। देख रहे हैं आप, एक्सपेंस में इंक्रीज है, आय का मतलब इंक्रीज, और हमारी रेवेन्यू वही है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो जाहिर है हमारा जो नेट इनकम है, जो हमारी कमाई है वो कम हो जाएगी। अखराजात बढ़ जाएंगे तो कमाई कम हो जाएगी ना, नेट इनकम कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे नेट इनकम में हम बताएंगे कि नेट इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो देखिए नेट इनकम में डिक्रीज़ आ गया। और अब नेक्स्ट देखते हैं जी एसेट्स टू एक्सपेंसेस, यानी एसेट से कम हो रहा है। इस एंट्री के अंदर देखिए एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो एसेट्स टू एक्सपेंसेस का असर एसेट पे क्या पड़ेगा, एसेट्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज़। देखें एसेट्स और एक्सपेंसेस का लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर किसी लायबिलिटी का कोई डिस्कस नहीं किया। या एक्सपेंस में चेंज आ रहा है या एसेट्स में, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो लायबिलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट नो इफेक्ट, ठीक है जी। और ओनर्स इक्विटी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक मेन बात है। देखिए जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एसेट्स टू एक्सपेंसेस है ना, इसमें एक्सपेंस बढ़ रहा है। देखिए जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, हमारी नेट इनकम में क्या आएगा, डिक्रीज। जब नेट इनकम में डिक्रीज आएगा, जब आपकी ये नेट इनकम डिक्रीज होगी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि आप ओनर इक्विटी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर इसको ऐड करते हैं, जब इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये वहाँ से आ रहा है, जब ये डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली ये टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी ओनर इक्विटी भी कम हो जाएगी। इसकी आसान सा सुपर डुपर फार्मूला इसका ये है कि जब नेट इनकम बढ़ती है ओनर इक्विटी बढ़ती है, जब नेट इनकम कम होती है ओनर इक्विटी कम होती है, और जब नेट इनकम पे कोई असर नहीं पड़ता तो ओनर इक्विटी पे कोई असर नहीं पड़ता इस केस के अंदर। तो ये तो नेट इनकम के साथ सेम जुड़ी हुई है। तो देखिए अगर नेट इनकम में इसकी वजह से डिक्रीज है, ठीक है जी, तो ओनर इक्विटी में भी क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू नेट इनकम की कम हो जाएगी तो यहाँ पे ये वैल्यू कम हो जाएगी ओनर इक्विटी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर। जब ये कम हो जाएगी तो जाहिर है स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी का जो फाइनल बैलेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका ताल्लुक ओनर इक्विटी का डायरेक्ट जो है वो किसके साथ है, नेट इनकम के साथ है।
तो ये सेम रहेगी नेट इनकम और ओनर इक्विटी का यहाँ पे बैलेंस सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज़ टू रेवेन्यू। जब लायबिलिटीज़ यानी कम हो रही हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप, रेवेन्यू बढ़ गया और लायबिलिटी कम हो गई। सादा सी बात है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, लायबिलिटी कम हो रही है, रेवेन्यू में शिफ्ट हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। आगे एक्सपेंसेस पे इसका कोई असर, नो। लायबिलिटी में कमी आ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस पे कोई असर नहीं है, नो इफेक्ट। देन आ गया हमारे पास नेट इनकम पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखें, जब रेवेन्यू बढ़ेगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है, लायबिलिटीज टू रेवेन्यू, लायबिलिटी कम हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। जब ये वाला रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसमें से हमने एक्सपेंसेस यानी आमदनियाँ बढ़ेंगी तो अखराजात माइनस करेंगे। जब आमदनी और बढ़ जाएगी तो हमारी नेट इनकम भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उसमें भी इंक्रीज़ आ जाएगा। जब उसमें भी इंक्रीज़ आएगा तो नेट इनकम में भी हम क्या कहेंगे? इंक्रीज़ आ जाएगा। देखें, रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज़ तो नेट इनकम के अंदर भी इंक्रीज़ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज़ कम हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इसका कोई एसेट्स पे असर? नो असर, नो इफेक्ट, क्योंकि लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू का एसेट से यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पे एसेट्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज़। यस, लायबिलिटी से शिफ्ट हो रहा है रेवेन्यू में, लायबिलिटी कम हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी डेफिनेटली कम हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। और फिर उसके बाद आ गया ओनर इक्विटी के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। मैंने कहा ओनर इक्विटी का ताल्लुक नेट इनकम के साथ है। यहाँ देखिए नेट इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो ओनर इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। फिर आ जाते हैं एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस के ऊपर। ये हम लोगों ने अनपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया है। यहाँ देखिए अनपेड एक्सपेंसेस को रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, अनपेड पेमेंट नहीं मिली, रेंट पेएबल, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। देखें, क्या रेवेन्यू पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, इनमें रेवेन्यू कहीं नहीं है, रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मेंशन करेंगे नो इफेक्ट। देखें, एक्सपेंसेस की ये वाली एंट्री थी और ये वाली एंट्री थी। जब एक्सपेंसेस की एंट्री होगी तो उसका रेवेन्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी नो इफेक्ट, यहाँ पे भी नो इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं एक्रूइंग। यहाँ पे एक्सपेंसेस पे क्या असर पड़ेगा? एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस की जहाँ पे भी बात आएगी आपने एक्सपेंस पे इंक्रीज ही लिखना है। रेवेन्यू की जहाँ पे भी बात आएगी आपने रेवेन्यू में इंक्रीज ही लिखना है। ठीक है जी, तो एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो है वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगे एक्सपेंसेस। उसके बाद जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो नेट इनकम पे क्या असर पड़ेगा? अगर अखराजात बढ़ जाएंगे तो नेट इनकम कम हो जाएगी। ठीक है जी, आमदनी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज। देखें यहाँ पे भी क्या हुआ था, एक्सपेंसेस की एंट्री थी तो एक्सपेंसेस बढ़ गए तो नेट इनकम कम हो गई। यहाँ पे भी एक्सपेंसेस की बात है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन नेट इनकम। आगे चलते हैं एसेट्स के ऊपर इसका क्या असर है। इस एंट्री के दिन तक देख लें, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल, एक्सपेंस बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो इसका एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है, नो इफेक्ट। ठीक है जी, और फिर उसके बाद आ गया हमारे पास लायबिलिटीज़। इसमें देखें एक्सपेंस बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस, यानी हमने उसकी पेमेंट नहीं की, लायबिलिटी बढ़ गई है। एक्रूड है ना, लायबिलिटी एक्रूड यानी अनपेड एक्सपेंस, जिनकी पेमेंट हमने करनी है इन द फ्यूचर, हमने फ़ायदा उठा लिया, पेमेंट नहीं की, तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई, जिम्मेदारी बन गई, लायबिलिटी बढ़ गई। इंक्रीज इन लायबिलिटी इस एंट्री के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी। देन आ गया हमारे पास लास्ट वन, ओनर्स इक्विटी पे उसका क्या असर पड़ेगा। ओनर इक्विटी का सिंपली ताल्लुक किसके साथ है? नेट इनकम के साथ। देखिए नेट इनकम डिक्रीज हो रही है तो ओनर इक्विटी भी डिक्रीज हो रही है, तो ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, नेट इनकम और ओनर इक्विटी, इन दोनों में ये दोनों सेम रहेंगे। देन आ जाएगा एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। अनकलेक्टेड रेवेन्यू की एंट्री हम लोगों ने पास की हुई है। रेवेन्यू की जब भी एंट्री आती है हम रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, हमने रेवेन्यू को क्रेडिट किया और अनकलेक्टेड है यानी वो पैसे नहीं लिए, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये पैसे अभी रिसीव करने हैं, रिसीवेबल हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, उसका रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू की हर एंट्री में, ये वाली एंट्री भी, ये वाली एंट्री भी, इन दोनों में जाहिर है रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। इसका कोई एक्सपेंस पे असर है? नो, एक्सपेंस पे नो इफेक्ट। देन आ गया नेट इनकम।
जब रेवेन्यू बढ़ेंगे, जब ये रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, आमदनी बढ़ जाएगी, तो ज़ाहिर है हमारी कमाई भी, नेट इनकम भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ नेट इनकम के अंदर भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। देन आ गया एसेट्स। जब एसेट्स की बात करेंगे तो यहाँ देखिए एसेट भी बढ़ रहा है, पैसे लेने अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट बढ़ रहा है, तो इसमें भी हमारे एसेट में इंक्रीज़ आ रहा है। देन लायबिलिटीज़ पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ इस एंट्री में देखिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी पे नो इफेक्ट। और फिर आ गया हमारे पास ओनर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी तो नेट इनकम के साथ जुड़ी है, नेट इनकम अगर इंक्रीज़ कर रही है तो ओनर इक्विटी भी इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे ये सवाल हमारा ख़त्म हुआ। जो मेन बातें हैं वो ये याद रखने की हैं कि जो एक्सपेंसेस की एंट्रीज़ हैं उनमें आपने हमेशा एक्सपेंस को बढ़ा देना है, और अगर आपके एक्सपेंसेस यानी अखराजात बढ़ेंगे तो नेट इनकम में डिक्रीज़ आएगा। जहाँ जहाँ एक्सपेंसेस बढ़े, देखिए एक्सपेंस यहाँ बढ़ा है, नेट इनकम डिक्रीज़, एक्सपेंस यहाँ बढ़ा है, नेट इनकम में डिक्रीज़ आ जाएगा। और रेवेन्यू जहाँ जहाँ आएगा आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी। रेवेन्यू जहाँ जहाँ बढ़ा है रेवेन्यू की एंट्री में इंक्रीज़ आ रहा है, रेवेन्यू की एंट्री में इंक्रीज़ आ रहा है। और जहाँ जहाँ रेवेन्यू में इंक्रीज़ आया, यहाँ इंक्रीज़ है रेवेन्यू में तो नेट इनकम में भी इंक्रीज़ है, यहाँ इंक्रीज़ है रेवेन्यू में तो नेट इनकम में भी इंक्रीज़ है। अब हम इसकी मदद से भी आगे चल सकते हैं। ये हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, एंट्रीज बना के भी मेंशन कर दिया। और फिर लास्ट ओनर इक्विटी को आपने सेम लिख देना है जैसे आप लोगों ने नेट इनकम को लिखा है। तो नेट इनकम में इंक्रीज़ है तो ओनर इक्विटी में भी इंक्रीज़ है, नेट इनकम में डिक्रीज़ है तो ओनर इक्विटी में भी डिक्रीज़ है। तो आपने जो है ये याद रखना है कि ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है, जिस तरह से ये बॉक्स बना हुआ है। ये सवाल एक और तरह से भी आ सकता है। ये सवाल आपको स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी जिसकी आपने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। वो आपको ये तो नहीं कहेगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज पास करो, बल्कि स्टेटमेंट दे के ये कह सकता है कि इसका इफ़ेक्ट बताओ ऑन इनकम स्टेटमेंट, ऑन बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ एंड ऑन स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। इनके ऊपर इन एंट्रीज़ का क्या इफेक्ट है, वो जो स्टेटमेंट्स होंगी। तो हम उन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसकी एंट्री माइंड में बना लेंगे या कम से कम अपना वर्किंग में बना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बना ली है। तो जब आप उनकी एंट्रीज पास कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये कोई मसला नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो फिर पिछले लेक्चर्स में इसकी बेस डेवलप कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।